आई प्रॉमिस यू, इस वीडियो को देखने के बाद अभी आप कभी भी आपको पॉइंट्स की कमी नहीं रहेगी किसी भी क्वेश्चन में। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन यूपीपीसी से यूपीएससी उठा के दे दे, आपके पास हमेशा 10 से 15 पॉइंट्स रहेंगे ही रहेंगे। वेलकम टू द डे 4, जहाँ पर हम आंसर राइटिंग करना सीख रहे हैं एंड दिस इज द आर्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, नाउ यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे 1-2 मिनट में आप इनफ पॉइंट्स 15 से 20 पॉइंट्स तक भी आप जनरेट कर सकते हो खुद ही। मैं कोई आपको ट्रिक्स या टोटका उटका नहीं बताने वाला, इट्स जस्ट कि मैं एक फ्रेमवर्क आपको समझाऊंगा कि इस तरीके से सोचना है, आप उस तरीके से सोचोगे एंड खुद भी अप्लाई करके देखना है, इट विल डेफिनेटली वर्क। ओके, इस वीडियो के एंड में हम 4 क्वेश्चंस को लेंगे एज एग्जाम्पल जो यूपीपीसीएस ने पहले पूछ रखे हैं एंड उनके बारे में हम उनके पॉइंट्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ हम इस वीडियो के बाद डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से सोच पाएंगे, अलग अलग एंगल्स के साथ सोच पाएंगे। रिपीटेटिव आंसर जो हम लिख लेते हैं कि एक पॉइंट लिख लिया, ठीक है, आज की ताज़ा खबर, ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया, खान सर को पकड़ लिया, अगला पॉइंट लिख लिया, पुलिस ने खान सर को पकड़ लिया, वैसे ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये फालतू की चीज़ें जो न्यूज़पेपर वाले करते हैं, न्यूज़ एजेंसी वाले करते हैं, वो सब हम नहीं करेंगे। इट इज़ जस्ट वी विल डेवलप मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स जो डिमांड ओरिएंटेड होंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोच पाएंगे और जो यूनिवर्सल ब्रेनस्टॉर्मिंग फ्रेमवर्क है हम उसको समझेंगे। ओके, नाउ वीडियो में शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, यहाँ पर हम टेम्पलेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। जो टेम्पलेट्स हम सीखते हैं, पेस्टल फ्रेमवर्क हो गया, स्टेक होल्डर मेथड्स हो गए, डिफरेंट टेक्निक्स हम सीखते हैं याद करने के लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ हम बहुत ही जनरल लेवल पर, बहुत ही बेसिक से फाउंडेशनल लेवल पर हम सीख रहे हैं कैसे, हमें कुछ भी नहीं पता है तो हमें कैसे वहाँ पर पॉइंट जनरेट करने हैं। बिकॉज द थिंग इज, हम पॉइंट जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक, वो एक अलग बात है, बट हम जनरेट कर पा रहे हैं जब हमें सब कुछ आता नहीं है तब भी। दिस इज द बेसिक एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो हमें आनी चाहिए। ओके, नाउ सबसे पहले जस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, वाई वी रन आउट ऑफ पॉइंट्स। यार हमें पॉइंट्स की कमी रहती क्यों है? सो डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं पॉइंट जनरेट करने की बात करता हूँ तो एवरेज माइंडसेट क्या सोचेगा? यार पॉल्यूशन एक चैलेंज होगा, ट्रैफिक एक चैलेंज होगा, पॉपुलेशन चैलेंज हो सकता है, क्राइम चैलेंज हो सकता है, स्लम्स चैलेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये जनरल चैलेंजेस हो सकते हैं, बट क्या सच में यही चैलेंजेस हैं? ठीक है यार, हमें लगता है ना कि हमें ज्ञान की कमी है, हमें नॉलेज की कमी है, हमें नॉलेज नहीं है ज़्यादा, बट द पॉइंट इज नॉलेज की कमी नहीं है। अगर हम सोचेंगे तो क्लाइमेट चेंज भी चैलेंज हो सकता है, सोचेंगे तो पॉलिसीज़ भी चैलेंजेस हो सकती हैं। सो हमें इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की जो दिक्कत है ना, वो है एक मेन दिक्कत। हम रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं, हम थिंकिंग फ्रेमवर्क को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी सोचना कैसे है हम वो नहीं सोच पा रहे हैं। ओके, सो स्टेप 0 ऑफ आंसर राइटिंग, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, उसकी डिमांड समझनी है, देन आपको सोचना है, आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, ठीक है। देन यू विल डेवलप द फ्रेमवर्क, फिर डायमेंशंस पे आओगे और फिर अपना आंसर लिखोगे। याद रखना, सबसे पहले हमें सोचना है, उसके बाद हमें लिखना है। इतनी बात समझ गए होगे तो प्लीज़ अब आगे बढ़ते हैं। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग पिरामिड क्या है? सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि टॉपिक होता है, टॉपिक का एक एसेंस होता है, उस एसेंस को हमें पकड़ना होता है। टॉपिक क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, पिछले वीडियोस में हमने समझा भी था, टॉपिक के बाद हमें सब टॉपिक पे ध्यान देना है, उसके कीवर्ड्स कुछ होंगे, ठीक है। एक टॉपिक होगा, उसमें कुछ सब टॉपिक्स होंगे, ठीक है, उन सब टॉपिक्स के भी बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे, है ना, जो हमारे दिमाग में आएंगे। फिर उनकी कुछ क्वेश्चन की डिमांड्स होगी, उस डिमांड के हिसाब से हमें उनको फिल्टर करना होगा, देन डायमेंशन जनरेट करनी है, फिर हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे डायमेंशंस के पर्सपेक्टिव से, देन एग्जांपल्स एंड वे फॉरवर्ड। ये एक छोटा सा मॉडल है जो अपने दिमाग में रख लो, इसको याद नहीं रखना, जो याद रखने वाली बात है वो आगे आएगी। ये है याद रखने वाली बात, द डीप स्मार्ट फ्रेमवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, किसी भी कोई भी कोचिंग वाला कुछ भी बोल रहा हो, इसको पकड़ के चलो, ठीक है। आपको नहीं पता पेस्टल क्या है, आपको नहीं पता स्टेक होल्डर मेथड क्या है, आपको नहीं पता सिलेबस मेथड क्या है, आपको नहीं पता SDG मेथड क्या है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको बस इतना पता होना चाहिए डीप स्मार्ट फ्रेमवर्क क्या है। डी से डायरेक्ट डायमेंशंस, वो चीज़ें जो डायरेक्टली मैं किसी ना किसी क्वेश्चन से निकाल सकता हूँ। एक्सटेंडेड डायमेंशंस, वो चीज़ें थोड़ी जो इंटरकनेक्टेड होंगी किसी ना किसी चीज़ से, है ना, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो सकती है। फिर इमर्जिंग डायमेंशंस, कंटेम्प्रेरी डायमेंशन जिसे मैं कहता हूँ, जैसे क्लाइमेट चेंज, साइबर इशूज़। फिर पॉलिसी डायमेंशन, जैसे स्कीम्स हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। देन सोशल, मॉरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रीजनल में हम यूपी की बात कर सकते हैं, लोकल लेवल पे बात कर सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस, दीज आर द डायमेंशन जो हम किसी भी आंसर में लिख सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता, लेना देना कुछ भी नहीं है, 1% भी कुछ नहीं आता, डोंट वरी, डीप स्मार्ट फ्रेमवर्क को अपनी जेब में डालो और इसे बिल्कुल पकड़ के रखो, बिल्कुल, ठीक है। नाउ
यहाँ पर एक हम एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन का, वाटर क्राइसिस। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं डी की बात करता हूँ, डी मतलब डायरेक्ट डायमेंशंस। तो वाटर क्राइसिस से रिलेटेड डायरेक्ट डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं, अगर मैं सोचूंगा तो मुझे पता लगेगा कि वाटर स्कार्सिटी भी एक डायमेंशन है ना, पानी की कमी। ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे का पानी होता है वो भी एक डायमेंशन है। फिर बारिश, रेनफॉल, वो भी एक डायमेंशन हो सकती है। अगर मैं एक्सटेंडेड की बात करता हूँ, एक्सटेंडेड मतलब इनडायरेक्टली कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड हो गई। अच्छा, रेनफॉल ये हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, या फिर स्कार्सिटी हो गया। इन सब से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्टेक होल्डर्स हो गए, जैसे वुमेन हो गया, वुमेन से रिलेटेड एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। माइग्रेशन होगा, पानी की कमी होगी तो माइग्रेशन भी होगा, पानी ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ पर भी माइग्रेशन होगा। आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जस्ट सपोज करो, ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा डायग्राम थोड़ा ऐसा बन गया। ये बिहार है, ये यूपी है, ये है पंजाब वाला एरिया। यहाँ पर क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से ग्रीन रेवोल्यूशन होगा तो यहाँ का जो किसान होगा, यहाँ का जो मजदूर होगा, या जो भी लेबर होगी, यहाँ कहाँ जाएगी, पंजाब हरियाणा के खेतों में जाएगी। होता है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, ये कहीं ना कहीं क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इसको आपको बस अपने थॉट्स में लेके आना है, समझते रहना है। देन व्हाट इज द इमर्जिंग डायमेंशन, वाटर क्राइसिस रिलेटेड क्या इमर्ज हो रहा है आजकल। अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले एआई इमर्ज हो रहा है ना, हर एक फील्ड में एआई जा रहा है। ओके, उसके बाद क्लाइमेट चेंज की मैं बात कर सकता हूँ। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर सकता हूँ। ग्रीन टेक्नोलॉजी में अलग अलग ग्रीन, फॉर एग्जांपल ग्रीन इंजीनियरिंग की बात कर सकता हूँ मैं, है ना। अगर मैं बात करना चाहूँ तो पेड़ पौधों में भी ग्रीन वाली चीज़ों की बात कर सकता हूँ, जिससे कहीं ना कहीं वाटर रिटेंशन बढ़ता है पेड़ों का, पौधों का, है ना। इस सब की बात हो सकती है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड ईएसजी फ्रेमवर्क। ईएसजी कुछ एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ होगी, इकोनॉमिक कह सकता हूँ, एम्प्लॉयमेंट कह सकता हूँ। फिर सोशल होगा, कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर अर्बन प्लानिंग भी कुछ होगी ना यार। वाटर क्राइसिस हो रहा है तो शहरों को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। जैसे अभी हमने देखा है कि मुंबई में 40 दिन का पानी बचा था बस, तो उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ होगा ना। ये एग्जाम्पल केस स्टडी की तरह मैं लिख सकता हूँ। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉलिसी वाला पार्ट। डी हो गया, ई हो गया, ई हो गया, देन पी बचा, डीप। सो पी, ये रहा डी ई ई पी। ओके, सो पॉलिसी वाली चीज़, पॉलिसी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स होगी, ठीक है, कुछ रिपोर्ट होगी, कुछ कमेटी, किसी कमेटी ने कुछ कहा होगा, है ना, कुछ एक्ट होंगे, कुछ पॉलिसीज होंगी। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा सोशल एंगल्स, मॉरल एंगल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल्स, रीजनल एंगल्स, टेक्नोलॉजिकल एंगल्स, इन पर हम वापस आएंगे अभी, डोंट वरी, है ना। स्पेसिफिक पॉइंट जनरेट करना भी मैं सिखाऊंगा, इसकी आप चिंता मत करो। सो आपने ये देखा ना, मैंने एक टॉपिक पकड़ा है यार, उसमें से भी मैं कई सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। यहाँ पर मैंने डीप से रिलेटेड मैंने डायरेक्ट वाले जो पार्ट था वहाँ से रिलेटेड 3 पॉइंट्स निकाले। ई से भी अगर मैं देखूंगा तो 3-4 पॉइंट्स निकल गए, ठीक है, जो इमर्जिंग वाला था। इसके अलावा एक्सटेंडेड से भी 3-4 पॉइंट निकल जाएंगे। एआई हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, XYZ। फिर पी से पॉलिसी से भी 4-5 चीज़ें निकल गई। इससे क्या होगा, मेरे पास एटलीस्ट कम से कम 8 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर मैं डेप्थ में लिख सकता हूँ। डेप्थ मीन्स अगेन 2 से ज़्यादा लाइन नहीं लिखनी होती हमें मैक्सिमम 2 लाइन लिखनी है। नेक्स्ट कम्स द डेक ऑफ 10। जैसे ताश की गड्डी होती है ना, ताश की गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। मैं आपको कहता हूँ आपके पास जो गड्डी है ना मेंस आंसर राइटिंग की, उसके आपके पास हैं 10 कार्ड्स बस। वो 10 कार्ड्स कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल कार्ड, सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल, लीगल, इंटरनेशनल, यूपी स्पेसिफिक। आपको नहीं याद है, डोंट वरी, इट्स व्हाट, ये आपका यूपीएससी का सिलेबस है या यूपीपीसीएस का सिलेबस है, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। इसको बस बांट दो। अगर मैं जीएस के हिसाब से, सिलेबस अप्रोच के हिसाब से बात करूं तो GS 1 में बेसिकली आपके पास क्या है, आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। GS 1 में आपके पास क्या हो गया, हिस्टोरिकल एंगल, सोशल एंगल, जोग्राफिकल एंगल, सोशल एंगल हो गया। GS 2 में आपके पास पॉलिटिकल एंगल, सोशल जस्टिस या फिर गवर्नेंस का एंगल हो गया। इसके अलावा इंटरनेशनल एंगल हो गया। GS 3 की बात कर लेता हूँ। GS 3 में आपके पास इकोनॉमिक एंगल हो गया, एनवायरमेंटल एंगल हो गया, सिक्योरिटी का एंगल हो गया। इसके अलावा आपके पास साइंस एंड टेक का एक एंगल हो गया, ये कुछ ना कुछ साइंस एंड टेक में चल रहा होगा। एग्रीकल्चरल एंगल हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस डिजास्टर मैनेजमेंट का एंगल हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। वाटर क्राइसिस हो रही है तो उससे भी कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होगा, सोचोगे तो निकलेगा दिमाग से। इसके अलावा GS 4 की बात करते हैं तो एथिकल एंगल भी हो गया। अगेन ये सारी चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं इसी को। सो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली रटी होनी चाहिए कि आपके दिमाग में इस तरीके से थॉट फ्लो करेगा। सबसे पहले आपको याद रखना है डीप स्मार्ट फ्रेमवर्क। डीप स्मार्ट के साथ साथ आपको कनेक्ट करना है इन चीज़ों को, बस कुछ नहीं है।
इसको ही मैंने इसके साथ कनेक्ट करा है जहां पर मैंने इतने सारे पॉइंट्स निकाले हैं। वीडियो को अब यहाँ से ना, यहाँ से देखो जहां से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था वापस। मैं आपको बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, वीडियो को यहाँ से वापस जाओ जहाँ मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट किया था। इसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क्स निकालते, आप ये नोटिस करोगे कुछ नहीं, मैंने कुछ नया नहीं करा है, मैंने बस इनको कनेक्ट करा है इनसे, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द 5 लेवल्स। देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूँ, कोई भी क्वेश्चन होगा ऑन एन एवरेज, ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता तो बात लगे, बट ऑन एन एवरेज क्वेश्चन में हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए, कॉजेस पूछता तो कॉजेस होंगे तो उसका कुछ इम्पैक्ट भी होगा, सॉल्यूशन होगा, और फ्यूचर आउटलुक तो होना ही होना चाहिए हमारे आंसर्स में, बिकॉज फ्यूचर आउटलुक के बिना हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वाला एंगल हमारे आंसर्स में झलकेगा नहीं, जिसकी वजह से हमारे एग्जामिनर क्या करेगा, मार्क्स नहीं देगा हमें पूरी तरह अच्छे मन से मार्क्स नहीं देगा, तो बाकी क्वेश्चन के मार्क्स भी सफ़र करेंगे। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है। ओके, नाउ सबसे पहले 12 यूनिवर्सल चीट कोड्स, ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना है। 12 यूनिवर्सल चीट कोड्स हैं, बहुत अच्छे से दिमाग में रख लो इन चीज़ों को। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल AI की बात कर लेते हैं। सो AI है क्या, व्हाट इज़ इट, ठीक है, वाई इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है आज के समय में, हो क्यों रहा है, वाई हैज़ इट हैपेंड। सो ये किसको अफेक्ट करेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कुछ क्या, या फिर कोई एक्ट आया हुआ होगा, कुछ तो होगा, तो वो क्या है, गवर्नमेंट के कौन से इनिशिएटिव्स हैं, चैलेंजेस क्या क्या बचे हैं, फिर रिफॉर्म्स हम क्या ले सकते हैं, क्या यूपी में कुछ ऐसा स्पेसिफिक कुछ हो रहा है तो वो हमें पता होना चाहिए, और कुछ वे फॉरवर्ड हमें पता होना चाहिए। ये 12 पॉइंट्स आपके नोट्स में तो होने ही होने चाहिए, और यही आप किसी भी क्वेश्चन को देखोगे तो यही चीज़ें आप सोचोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स द स्टेक होल्डर मॉडल। यहाँ पर मैंने स्टेक होल्डर का जिक्र किया, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। हालांकि जब हम डायमेंशंस को निकालने वाली वीडियो में बात करेंगे, आई थिंक 6th वीडियो है वो, जहाँ पर डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में बात करूँगा, मैं क्वेश्चन के बॉडी के बारे में बात करूँगा, तब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली डिफरेंट टेक्निक्स में। वहाँ पर स्टेक होल्डर इन सिलेबस मैपिंग एंड SDG, ऐसी पेस्टल फ्रेमवर्क हो गया, ऐसी बहुत सारी टेक्निक आएगी। तो अभी बस इसका ओवरव्यू देख लो। स्टेक होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर वो होता है जिसको कोई भी पॉलिसी इफेक्ट करेगी, या कोई चीज़ किसी व्यक्ति को, विशेष को अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी AI कोष होता है, या फिर मान लो प्रधानमंत्री कृषि विज्ञान केंद्र खोले जा रहे हैं, कुछ भी खोला जा रहा है, तो उससे नागरिकों पे अफेक्ट होगा, गवर्नमेंट पे अफेक्ट होगा, कुछ प्राइवेट सेक्टर पे भी इफेक्ट हो सकता है, मान लेते हैं सिविल सोसाइटी पे, जुडिशरी पे, मीडिया, एकेडमिक्स, या फिर लोकल बॉडीज या फ्यूचर जनरेशन पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। हो सकता है किसी पे हो रहा हो, किसी पे ना हो रहा हो, बट एटलीस्ट ये स्टेक होल्डर्स हमारे दिमाग में होंगे। और थोड़ा अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो सिटीजन कौन से, तो क्या फार्मर्स हो सकते हैं, क्या वुमेन्स हो सकती हैं, क्या चिल्ड्रन हो सकते हैं, है ना, ऐसे, या एल्डरली हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हम निकालते रहेंगे जब तक हम सोचते रहेंगे। एंड याद रखना, आंसर राइटिंग जो होती है ना, वो आंसर राइटिंग करने से नहीं आती, आंसर राइटिंग आती है थिंकिंग से, ठीक है। विराट कोहली से किसी ने पूछा था कि हाउ डू यू बैट, ठीक है। सो एंड द सेम आंसर CR7 का भी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेम आंसर कहीं ना कहीं मेसी का भी है, सेम आंसर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स रहे हैं कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में खासकर, उनका यही आंसर है कि हाउ डू यू प्ले योर मैच, हाउ डू यू प्ले योर गेम। सो उनका सेम आंसर यही रहता है कि वी डोंट प्ले द गेम ऑन द फील्ड, वी प्ले द गेम इन द माइंड। सो मैंने कल भी आपको एक बात बोली थी, मनोभूमि में युद्ध होता है पहले, फिर जाके रणभूमि में होता है। सो आपको मन अपना मजबूत करना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके दिमाग में चलते रहनी चाहिए बार बार। ओके, नाउ टाइम डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट डायमेंशन निकल के आती हैं, जिसमें एक टाइम वाला भी एक डायमेंशन है। ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। टाइम की डायमेंशन की बात करता हूँ। सो टाइम डायमेंशन क्या है, सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, है ना। अगर मैं किसी के बारे में बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के बारे में बात करता हूँ, सोचो एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो पास्ट में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है, तो हम बात कर सकते हैं PM किसान वाली चल रही है, PM कुसुम चल रही है, PM किसान चल रही है, MSPs हो रही हैं, है ना, इनकी बात कर सकता हूँ। फिर मैं फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में बात कर सकता हूँ, AI की बात कर सकता हूँ, आंखें बंद करके AI लिख सकता हूँ भाई हर जगह। कोई कह ही नहीं सकता कि AI का रोल नहीं होने वाला किसी भी फील्ड में, ठीक है।
मैं प्रिसिशन फार्मिंग की बात कर सकता हूँ, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की बात कर सकता हूँ, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप की बात कर सकता हूँ, बायोटेक की बात कर सकता हूँ कहीं ना कहीं, है ना। मैं जीएम क्रॉप्स की बात कर सकता हूँ। बहुत सारे डायमेंशन निकल सकते हैं अगर आप सही से पढ़ोगे, अगर आपका सिलेबस आपको सही से कवर किया है आपने कभी भी, तो ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स तो बहुत चुटकी भर में निकाल सकते हो आप। ओके, नाउ ये आपको समझना है स्केल डायमेंशन क्या होती है। हमने अभी देखा, हमने स्टेक होल्डर से निकालना देखा, सिलेबस मैपिंग वाला थोड़ा बहुत देखा, डीप स्मार्ट देखा। इसके अलावा हम देखते हैं स्केल डायमेंशन क्या होती है। स्केल डायमेंशन मतलब जैसे छोटे स्तर से बड़ा स्तर, तो इंडिविजुअली ये सोचने के तरीके हैं, ठीक है। अगर मुझे को सोचना है, फॉर एग्जांपल कोई स्कीम आई है तो वो किस किस को अफेक्ट करती है, CAA, ठीक है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, अभी किस तरीके से अफेक्ट करेगा, तो सोचो इंडिविजुअल लेवल पे क्या इफेक्ट करेगा, फैमिली लेवल पे क्या इफेक्ट कर सकता है, कम्युनिटी लेवल पे सोशल हार्मनी की बात कर सकते हैं हम, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बात कर सकते हैं कि स्ट्रेस बढ़ेगा, है ना, जब बाहर बाहर से लोग आएंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो 6 कम्युनिटीज़ की बात हुई है, उन 6 कम्युनिटीज़ के लोग आएंगे, तो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट के रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ सकता है, नेशनल लेवल पे भी एक इफेक्ट होगा, ठीक है। जनसंख्या की बात कर सकते हैं हम। फिर इंटरनेशनल लेवल पर क्या इंडिया का एक पॉजिटिव टोन जाएगा, नहीं जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो CAA के बारे में मुझे भले ही कुछ ना पता हो, बट अगर मैं सोचने बैठूंगा तो 5 से 6 पॉइंट तो मरे मरे निकाल ही लूंगा यार मैं, है ना। बुरी से बुरी हालत में भी 5 से 6 पॉइंट तो कहीं नहीं गए। हालांकि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो ऑब्वियसली पढ़ के भी जाते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स और भी होंगे हमारे दिमाग में, ठीक है। एंड अभी और भी हम डायमेंशंस निकालना सीखेंगे, 8-10 तरीके और सिखाऊंगा मैं आपको जहाँ से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं किसी भी ऐसी स्कीम की जो हमने पढ़ी भी ना हो। ओके, सो डोंट वरी। नाउ कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन चेन, एक होता है कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन निकाल। देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर डिस्कस लिखा है, कहाँ जहाँ पर एग्जामिन लिखा है, जहाँ पर एनालाइज लिखा है, खासकर इस टाइप के क्वेश्चंस में क्रिटिकल एनालिसिस पूछा है, एनालाइज करने की बात करी है, एग्जामिन करने की बात की है, या डिस्कस करने की बात की है, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम दी होगी, उस प्रॉब्लम का कोई रूट कॉज होगा, आपको वो आइडेंटिफाई करना है, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी हुए होंगे, गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स आया होगा, फिर उससे कुछ गैप्स होंगे उस पॉलिसी में या कुछ भी होगा, उन गैप्स को आप कैसे फिल करोगे, रिकमेंडेशन क्या दोगे आप, या फिर किसी और कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन दी होगी आप वो प्रोवाइड करोगे, एंड उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है आपके नज़रिए में। दैट्स इट, दिस इज द होल बेसिकली सिंपल सा फ्रेमवर्क जो आप किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हो, ठीक है। नाउ एक काम करते हैं ना, बातें करने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन आप खुद करना, सिंपल। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन रूरल डेवलपमेंट। अब देखो, अगर मैं बेसिक से बात करता हूँ, बहुत लोकल लेवल पे भी समझोगे, तो ओनली गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचने बैठोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या लोकल गवर्नेंस आ गया, डिसेंट्रलाइजेशन आ गया, ग्राम सभा आ गया, इसके अलावा आप कुछ नहीं समझ पाओगे। बट अब मैं कहता हूँ कि हम एंगल्स निकालते हैं, हम डायमेंशंस निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले पॉलिटिकल डायमेंशन, क्या पॉलिटिकल डायमेंशन हो सकती है, सोचो। क्या सोशल डायमेंशन, पहले हम एक काम करते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या सोशल डायमेंशन हो सकती है, क्या इकोनॉमिक डायमेंशन कुछ हो सकती है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन कुछ हो सकती है, क्या टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन कुछ हो सकती है, इन्वायरमेंट को लेकर कोई डायमेंशन हो सकती है क्या, सॉरी आई एम सॉरी ओके, क्या एथिकल कोई डायमेंशन हो सकती है, होगी तो क्या होगी उस पर हम बात करेंगे। लीगल डायमेंशन के बारे में सोचो कि इंटरनेशनली कोई डायमेंशन होगी क्या, फिर यूपी स्पेसिफिक कोई डायमेंशन होगी क्या। मुझे नहीं पता कौन कौन सी डायमेंशन होगी, अगर मैं एक एक पॉइंट भी निकाल पाया, दैट्स इनफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स तो मेरे ऐसे ही आ गए, है ना। नाउ फिर सोचते हैं, चलो पॉलिटिकल की बात करते हैं। सो पॉलिटिकल में मुझे इतना पता है यार कि लोकल गवर्नेंस की बात कर सकता हूँ मैं, है ना, लोकल गवर्नमेंट की बात कर सकता हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर सकता हूँ, फिर कहीं ना कहीं लोगों का जन भागीदारी हो रही है, पीपल्स पार्टिसिपेशन हो रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ। सोशल लेवल पर मैं कह सकता हूँ कि यार वुमेन्स को एम्पावरमेंट दिया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, SC ST को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ। सो कहीं ना कहीं इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्लब करके बोल सकता हूँ, सोशल इंक्लूजन हो रहा है, सामाजिक समावेश शायद इट्स अ राइट वर्ड ना, आई थिंक सो। इकोनॉमिक एंगल में बात कर सकता हूँ कि गांव में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और साथ साथ क्या होगा, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोकली डेवलप होगा,
इसको मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकता हूँ ओडीओपी से। सोच के देखो, कर पाओ तो सोचो खुद से, ओडीओपी से कनेक्ट कर सकता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव्स की बात करता हूँ तो क्या मैं सर्विस डिलीवरी की बात कर सकता हूँ, है ना। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की बात कर सकता हूँ। अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आया तो माय फ्रेंड, आपने गवर्नेंस के नोट्स अभी तक नहीं बनाए, प्लीज़ बना लो। मैंने टेम्पलेट्स बहुत दिन पहले ही प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी की बात कर सकता हूँ। फिर टेक्नोलॉजिकल लेवल पे बात कर सकता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं डिजिटल, बेसिकली अभी हो क्या रहा है, अगर आपको पता होगा कि गांव गांव में लैंड रिकॉर्ड्स की बात हो रही है ना। डिजिटली लैंड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, उनका ऑनलाइन सब होगा, ठीक है। सो गांव गांव में क्या हो रहा है, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स बनाया था, उससे रिलेट कर सकता हूँ। एक पॉइंट तो मिल गया, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग। या एक मेरे ख्याल से, हाँ आई थिंक एक पोर्टल था, ई ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज एक पोर्टल था, मैं उसका एग्जांपल दे सकता हूँ। हालांकि ये देखो, ये चीज़ें वो होती हैं जो आप पढ़ोगे अपने नोट्स में होंगी तो आप निकाल लोगे। डोंट वरी अबाउट दिस कि आपको मान लो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, आपसे पॉइंट नहीं बन रहा है, डोंट वरी अबाउट दिस, आप कर लोगे धीरे धीरे। बट द पॉइंट इज, आप एक फ्रेमवर्क में हो तो आपको सोचना बहुत आसान हो जाता है। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। फिर इन्वायरमेंटल एंगल में देखोगे तो कहीं ना कहीं पानी की वाटर कंजर्वेशन की बात कर सकते हो। अमृत सरोवर जो 75 लेक्स बनाई गई थी, आपको पता होगा, ठीक है। लोकल कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्वायरमेंटल प्लानिंग की बात कर सकता हूँ कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर। इसके अलावा एथिकल डायमेंशन क्या हो सकती है, सोच के देखो। एथिक्स में हम बात कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी होगी, पार्टिसिपेशन होगा लोकल गवर्नेंस में, ठीक है। फिर लीगली हम बात करते हैं तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात कर सकता हूँ, CA 73rd CA। और किसकी बात करता हूँ, सोचो। एक एक्ट था जो लोकल गवर्नेंस की बात कर रहा है, कहाँ पर, 5th शेड्यूल स्टेट में। कौन सा एक्ट है वो, इसकी फुल फॉर्म लिखना है, पैसा एक्ट की, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल एंगल की बात कर सकता हूँ तो आपको ये पता होगा कि कहीं ना कहीं लोकल गवर्नेंस मॉडल UN में भी थोड़ा एम्फेसाइज किया जाता है। हालांकि इसका कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, बट मैं कह सकता हूँ लोकल लेवल पर हमारी जो इमेज है वो बढ़ेगी। हालांकि एक पॉइंट है, मैं लिखूँ ना लिखूँ वो बात अलग है, पर एटलीस्ट मैं सोच पा रहा हूँ ना इस डायमेंशन में। सोचना इंपॉर्टेंट है, भले ही मैं इस आंसर में उस चीज़ को ना कनेक्ट कर पाऊँ, क्या पता कोई दूसरा आंसर होगा वहाँ पर मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। यूपी के एंगल से अगर मैं बात करता हूँ तो यूपी के एंगल से अगर आप सोचने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपको स्टेट पंचायत से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स आपके दिमाग में होंगे, वो आप लिख पाओगे, है ना। नाउ अर्बन फ्लडिंग हैज़ इमर्ज एज अ मेजर चैलेंज। अगेन अर्बन फ्लडिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पर आप खुद से पूछो कि पॉलिटिकल एंगल्स क्या होंगे, ठीक है। तो अर्बन, कहीं ना कहीं अर्बन प्लानिंग की बात कर सकता हूँ मैं, ठीक है। फिर म्यूनिसिपल गवर्नेंस की बात कर सकता हूँ, म्यूनिसिपल बॉडीज से रिलेटेड बात कर सकता हूँ। और बात करते हैं सोशल एंगल की। सोशल देखो, सोसाइटी वाला एंगल आ गया। जब अर्बन फ्लडिंग होगी, शहरों में बाढ़ आएगी तो क्या होगा, माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड इशूज़ हो गए। हेल्थ भी एक इशू हो गया कहीं ना कहीं। फिर स्लम्स को लेके इशू हो गया, है ना। फिर इकोनॉमिक की बात करते हैं, इकोनॉमिक एंगल पे क्या क्या हो सकता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, रोड्स सड़कें वड़कें डैमेज होगी, जो स्कूल्स होंगे वो सब डैमेज होगा, इंश्योरेंस का लॉस होगा। और क्या क्या होगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल की बात कर सकता हूँ तो उसमें आई थिंक, जस्ट अ मिनट लेट मी थिंक, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल में डिज़ास्टर को लेके हम कितना प्रिपेयर हैं, ठीक है। हम कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो नहीं कर पा रहे हैं, जो भी बात है। फिर इन्वायरमेंटल एंगल में आप सोचने बैठोगे तो क्या क्या पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो इन्वायरमेंटल एंगल में अगर आप सोचने ही बैठोगे तो क्लाइमेट चेंज हमेशा एक पॉइंट रहेगा आपके पास, क्लाइमेट चेंज रहेगा ही रहेगा। फिर और क्या होंगे, कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट भी होगा। टेक्नोलॉजिकल एंगल में आप सोचने बैठोगे तो आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको देखने मिल जाएंगे। EWS हमेशा आपके पॉइंट्स में रहेंगे। स्मार्ट ड्रेनेज क्या होगा, AI प्रोडिक्शन। अभी देखो, आपको लग रहा होगा मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ये पॉइंट्स बना ले रहा हूँ, नहीं, मैंने ये नोट्स बना रखे हैं बहुत पहले से, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन मैं कई बार कर चुका हूँ, आई हैव प्रैक्टिस इट अ लॉट ऑफ टाइम, सो मुझे ये चीज़ आती है। और कुछ बड़ी बात नहीं है, आप भी इसे ना 1-2 बार कर लोगे प्रैक्टिस मेरे साथ, 8-10 दिन बैठ के ना, बहुत ईजिली समझ जाओगे इन चीज़ों को, बहुत ऐसे निकालोगे, ऐसे बिल्कुल चुटकी होकर खेल होगा, ओके। एंड मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, दुनिया कर रही है ये चीज़। फिर इसमें लीगल एस्पेक्ट रहेगा। आई थिंक लीगल एस्पेक्ट सोचोगे तो NDMA के रूल्स होते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रूल्स होते हैं। फिर इन्वायरमेंट रेगुलेशंस भी होती हैं, ठीक है। मैं वो उन पॉइंट्स को लिख सकता हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में। फिर बात करता हूँ यूपी स्पेसिफिक की बात करते हो तो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स जो होते हैं उनकी बात कर सकता हूँ। या कानपुर में एक वाटर ड्रेनेज का इशू हुआ था, मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ अपने नोट्स में या अपने आंसर में।
नाउ लेट्स बेसिकली फोकस ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, कि यार ठीक है, सबको इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। अब इसमें अगेन पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या होगा, सोच के देखो। क्या मैं रिजर्वेशन की बात नहीं करूंगा? ऑब्वियसली करूंगा। क्या वुमेन्स को लीडरशिप दी जाएगी उसकी बात नहीं करूंगा? करूंगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वुमेन्स को मिल रहा है उसकी बात करूंगा। और साथ ही साथ अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, ठीक है, मैं उसकी भी बात कर सकता हूँ। देन अगेन सोशल डायमेंशन एक हो गई, उसमें वुमेन्स के एजुकेशन की बात होगी, जेंडर इक्वालिटी की बात होगी, सोशल नॉर्म्स की बात होगी, सोसाइटी में जो वुमेन्स की कंडीशन है उनकी बात कर सकता हूँ मैं, है ना। अभी कोई नई बात नहीं है, आपका सिलेबस ही है ऑब्वियसली। एजुकेशन का टर्म्स आते हैं आपके सिलेबस में, जेंडर इक्वालिटी GS1 में हमने सोसाइटी में पढ़ा होता है, ठीक है, सोशल, ये सब वहीं पर है। इकोनॉमिक एंगल में फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश, कहीं पर भी जो भी ऐसा व्यक्ति है, समाज है, देश का ऐसा वर्ग है, देश का ऐसा स्थान है जहाँ पर सही से टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची, इकोनॉमिक नहीं पहुंची, वहाँ पर आंखें बंद करके ये टर्म लिख दो, इंक्लूजन या इंक्लूसिव डेवलपमेंट या फाइनेंशियल इंक्लूजन, कुछ भी ऐसे लिख दो, आपका पॉइंट वैलिड है ऑब्वियसली, है ना। इट्स जस्ट अबाउट द कीवर्ड यार, आपको कीवर्ड आने चाहिए। आपको एग्जाम्पल आ रहा है उससे रिलेटेड तो बहुत बढ़िया बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, आपको कुछ नहीं आता तो आपको ये पता होगा ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े बड़े रोड बनाते रहती है बॉर्डर के आसपास, बात खत्म। बहुत सिंपल सी बात है। फिर इकोनॉमिक एंगल हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल की बात करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जेंडर से रिलेटेड बजट आता है, जेंडर बजट आता है। मिशन शक्ति की बात कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। फिर टेक्नोलॉजिकल लेवल पर मैं कह सकता हूँ डिजिटल लिटरेसी अच्छी हो रही है, साइबर सेफ्टी हमें इंश्योर करनी है वुमेन्स की। एथिकल एंगल की बात करते हैं तो इक्वालिटी हो गई, सब छोड़ो, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इनसे रिलेटेड इक्का दुक्का कीवर्ड तो लिख सकता हूँ ना, जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया। अब ये कीवर्ड कहाँ से उठाए? मैंने अपनी जेब से थोड़ा ना उठाए, प्रीएम्बल से उठा लिए। यू जस्ट हैव टू थिंक विद अ ब्रॉड माइंड, दैट्स इट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ AI इन गवर्नेंस। अगेन मैंने AI का यहाँ पर जान पूछ के रखा है, सोच के देखो AI के बारे में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, आंखें बंद करके भी सोचोगे ना बहुत सारे निकल सकते हैं। पॉलिटिकल एंगल पर जस्ट अ मिनट, ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ ना मेरी राइटिंग बेकार हो जाती है, आई एम सॉरी। सो पॉलिटिकल एंगल पे अगर मैं सोचने बैठूंगा तो पॉलिटिकल एंगल पे क्या क्या होगा, सोचने बैठो। इलेक्शन का मैनेजमेंट मैं अच्छे से कर सकता हूँ, है ना, फेक न्यूज़ को मैं अच्छे से कर्व कर सकता हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल एंगल पर। और मैं क्या कर सकता हूँ, फिर टेक्नोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक मिनट लिख लेता हूँ मैं। हाँ, इन्वायरमेंटल हो गया, एथिकल हो गया, ठीक है, फिर लीगल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, जस्ट अ मिनट, इंटरनेशनल हो गया, एंड यूपी का स्पेसिफिक कुछ हो गया, ओके। देन आई थिंक सोशल रह गया, और कोई सा रह गया, इकोनॉमिक हो गया, एथिकल हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक, ये इन्वायरमेंटल है, ये एथिकल है, ये इकोनॉमिक है, ओके। नाउ जस्ट सपोज करते हैं टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हम क्या 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 कह सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे बात करता हूँ तो मैं साइबर सिक्योरिटी की बात कर सकता हूँ, साइबर सिक्योरिटी में मदद मिलेगी। फिर ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्या, टेररिज्म में, टेररिज्म को काउंटर करने में जो मदद की जा सकती है, ठीक है, कहीं ना कहीं AI की मदद से। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे टर्म्स जो है मैं कहीं ना कहीं डाल सकता हूँ यहाँ पर। इन्वायरमेंटल एंगल पे सोच के देखो क्या क्या हो सकता है, ग्रीन AI, फिर क्लाइमेट को मॉनिटर करने में हेल्प कर सकता है ना। फिर एथिकल लेवल पे सोचो, एथिकल लेवल पे क्या होगा, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये जो टर्म्स है, जो सिलेबस का टर्म है यार, कुछ नए टर्म थे, प्राइवेसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, ये सब ट्रांसपेरेंसी हो गई, कहाँ के टर्म है, ये तो GS4 के सिलेबस के टर्म है। फिर लीगल टर्म्स की बात करता हूँ, लीगल में क्या क्या हो गया, IT एक्ट आ चुका है, साइबर लॉज है बहुत सारे, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी आ चुका है, उसकी बात कर सकता हूँ मैं यार। फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे तो अभी AI समिट हुआ है इंडिया में 2026 में, उसकी बात कर सकता हूँ ऑब्वियसली। फिर यूनाइटेड नेशन के भी AI एक वो है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, मैं उसका जिक्र कर सकता हूँ। सोचो यूपी स्पेसिफिक पे क्या क्या आएगा, AI सिटी बनाया गया है लखनऊ को, आपको पता होगा, यूपी की AI पॉलिसी भी आई है, उसका जिक्र कर सकता हूँ। फिर सोशल लेवल पर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सोशल लेवल पर क्या हो सकता है, डिजिटल डिवाइड जो हो रहा है, अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल इंक्लूजन, है ना, डेवलपमेंटल इंक्लूजन कर सकता है। जहां पर भी आंखें बंद करके इंक्लूजन तो लिख ही दो,
सिंपल ईजी पॉइंट है। इंक्लूजन तो आ सकता है, एक्सेसिबिलिटी आ सकती है, सबको दिया जाएगा, एआई बराबर बांटा जाएगा, सिटीजन्स सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करेगा, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, अभी पीछे पॉइंट ये बनाया था मैंने, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, तो उसका जिक्र कर सकते हैं हम कहीं ना कहीं। इकोनॉमिक एंगल, ऑब्वियसली इकोनॉमिक एंगल आएगा तो वापस से वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल सकता हूँ, टू द लीस्ट डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड ट्राइबल्स और जो भी एरियाज़ की बात कर सकता हूँ। एम्प्लॉयमेंट देगा, स्टार्टअप्स को बेनिफिट कर सकता है, इसके अलावा बेसिकली कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में इन्हेंस कर सकता है। दीज आर द पॉइंट्स। अब ये सारे पॉइंट्स आपको मल्टीपल सोचने हैं। हमने कितने 20 पॉइंट सोचे होंगे, 20-30 पॉइंट सोचे होंगे आराम से हर एक क्वेश्चन में, है ना। जब मैं 20-30 पॉइंट लिख पा रहा हूँ तो मुझे तो कितने लिखने हैं, मुझे तो बस 7 से 8 पॉइंट लिखने हैं बस, आई एम डन। ठीक है, नाउ आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। मैं आपको बेसिकली पॉइंट्स बता दूंगा जिन जिन एंगल्स पे आपको सोचने हैं। आप प्लीज़ इसको लिख लो और प्लीज़ थोड़ा ना मल्टीपल डायमेंशंस पे खुद से सोचने की कोशिश करना। आपको कुछ भी सर्च नहीं करना, कुछ भी सर्च नहीं करना। आप बस एक काम कर सकते हो, आप सिलेबस को खोल के रख लेना, बस कुछ नहीं करना आपको। सिलेबस को खोलने के अलावा एक पैसे का काम नहीं करना है आपको, ठीक है। अब इन एंगल्स पे आपको 3-3 पॉइंट्स निकालने हैं। पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, एथिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोसाइटल हो गया आई थिंक, इंटरनेशनल, ठीक है, एंड लीगल, यूपी स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। फिर क्या चैलेंजेस होंगे वो सोचो, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, सोचो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडियाज डेवलपमेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड पढ़ते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, ये सब पढ़ते हैं हाल। और बेसिकली आपने देखा होगा कभी वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, कभी तमिलनाडु वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ये सब चीज़ें नपोरी चलते रहती हैं, ठीक है। व्हाट आई वांट यू इज़ कि आप इस पर डिफरेंट डायमेंशंस पे सोचो और सोच के आओ। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिल जाएगी। ओके, कल शाम 7 बजे तक। प्लीज़ इस वीडियो को जो भी है अच्छे से समझ लेना, सीख लेना। नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो प्लीज़ बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल की रीच बहुत डाउन हो रही है। अगर आप कोशिश हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर या फिर जो भी करना चाहो कर देना। हाइप हाइप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।